दोस्तों, मैं हरदीप सिंह। हमारे YouTube चैनल HM1 पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमने जो लास्ट वीडियो में एक क्वेश्चन किया था कि समुद्रगुप्त ने जो 9 आर्यवर्त के जो शासक थे उनमें को पराजित किया, और उन 9 जो राजा थे आर्यवर्त के, उनका नेतृत्व करता कौन था। तो उस क्वेश्चन का जो सही आंसर है उसका है चंद्रवर्मा नामक शासक था, जिसने उस 9 आर्यवर्त के जो राजा थे उनका नेतृत्व किया था। तो उसका सही आंसर चंद्रवर्मा। तो आओ दोस्तों, हम आज का टॉपिक स्टार्ट करें। टॉपिक में हमने पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि समुद्रगुप्त को, इस समुद्रगुप्त के बाद जो गद्दी पर बैठा है, क्या था कि समुद्रगुप्त के 2 पुत्र थे। 2 पुत्र, एक पुत्र का नाम हमें मिलता है रामगुप्त और एक का नाम मिलता है चंद्रगुप्त द्वितीय। अब रामगुप्त जब गद्दी पर बैठेगा तो इसका कालक्रम की हम अगर बात करें तो इसका कालक्रम छोटा सा कालक्रम था। 375 ईस्वी से लेके 380 ईस्वी तक रामगुप्त गुप्त शासक के रूप में गद्दी पर बैठा। फिर बात करें हम चंद्रगुप्त की, तो यह 380 से लेके 412 ईस्वी तक गद्दी पर बैठा। अब सबसे पहले हम बात करें रामगुप्त की, तो रामगुप्त का क्या था कि जैसे ही गद्दी पर बैठा तो इस पर एक शक या सप्त नरेश का नाम आता है, उसने आक्रमण कर दिया, जिसका नाम हमें मिलता है जो जिसने रामगुप्त पर आक्रमण किया था, तो उस शासक का नाम हमें जो मिलता है उसका नाम है रुद्रसेन तृतीय। इसने रामगुप्त पर आक्रमण किया और रामगुप्त के साम्राज्य को इसने अपने अधिकार में लिया, साम्राज्य पर अधिकार किया। यहां तक तो बात ठीक थी कि इस रुद्रसेन ने इस राजा को पराजित किया और उसके साम्राज्य पर भी अधिकार कर लिया। लेकिन इससे बढ़कर एक बात और होगी, इस रामगुप्त की एक पत्नी थी जिसका नाम था ध्रुव देवी या ध्रुव स्वामिनी। इस पर भी इस रुद्रसेन तृतीय ने अपना अधिकार कर लिया था कि इसका साम्राज्य तो साथ साथ में गया ही था, रामगुप्त का घरवाली और चलेगी। तो यह एक निर्बल शासक के रूप में साबित हुआ। अब छोटा भाई था जो चंद्रगुप्त द्वितीय, इस बंदे ने क्या कहा अपने बड़े भाई को कि भाई हमारा साम्राज्य गया तो गया, कोई बात नहीं, पर घर की जो इज्जत है ध्रुव स्वामिनी या ध्रुव देवी, उसको तो वापस लेके आए। तो इस रामगुप्त ने कहा कि भाई मैं तो नहीं जाता। तो इस श्री चंद्रगुप्त द्वितीय ने कहा कि भाई अगर आप नहीं जाते तो मैं जाता हूं, पर शर्त मेरी ये है कि अगर मैं ध्रुव स्वामिनी को वापस ले आया तो मैं वापस नहीं दूंगा। ऐसा ही चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया। इसने 380 में रुद्रसेन तक पर चंद्रगुप्त द्वितीय ने रुद्रसेन तृतीय को 380 में पराजित किया। 380 में पराजित करने के बाद ध्रुव स्वामिनी को वापस ले आया और इसको पराजित कर दिया। साथ में यहाँ आने के बाद अपने भाई रामगुप्त की भी हत्या कर दी और ध्रुव स्वामिनी को अपनी पत्नी बना लिया या अपनी अर्धांगिनी बना लिया। इसकी हत्या कर दी रामगुप्त की। अब जो अगला शासक बैठा गद्दी पर उसका नाम आता था चंद्रगुप्त द्वितीय। अब हम चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में थोड़ा सा डीपली पढ़ेंगे, क्योंकि जो रामगुप्त था वो तो निर्बल शासक था। चंद्रगुप्त द्वितीय, इसका हमने कालक्रम की बात की थी। 380 से 412 ईस्वी का जो समय था वो चंद्रगुप्त द्वितीय का समय था। अब ये क्या करेगा कि जैसे ही इसने रुद्रसेन तृतीय को पराजित किया और पराजित करने के उपलक्ष्य में इस चंद्रगुप्त द्वितीय ने व्याघ्र अंकित सिक्के जारी किए और उस पर क्या था, व्याघ्र यानी कि चीते का चित्र बना हुआ कि उसको जारी कर दिया।
और इसके बाद इसने विक्रमादित्य की भी उपाधि धारण की। कि इस चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की भी उपाधि धारण की। अब कई बच्चे ये कंफ्यूज हो जाते हैं, विक्रमादित्य का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है वीरता का सूर्य। वीरता का सूर्य जो इसने उपाधि ली थी विक्रमादित्य, मतलब कि ये है वीरता का सूर्य है। और इसने जो शक नरेश था, रुद्रसेन तृतीय, इसको पराजित किया, इनका नाश किया। इसी उपलक्ष्य में उपाधि ली शकारी की। कि अपने से 3 उपाधि समझ में आ रही है कि एक तो इसने व्याकरण के सिक्के जारी किए इनको पराजित करने के बाद, फिर विक्रमादित्य की उपाधि ली, फिर शकारी की उपाधि भी ली। अब चंद्रगुप्त द्वितीय एक उपाधि और लेता है, जो इसकी उपाधि नाम मिलती है गनारी। अब गनारी उपाधि का कारण क्या था? कि जो चंद्रगुप्त द्वितीय ने गनारी की उपाधि दी थी, इसका कारण क्या था? शकारी का तो हमने देख लिया, इसने शक्य नरेश को पराजित किया था, इसलिए इसने उपाधि ली शकारी की। लेकिन गनारी की अगर हम बात करें तो इस चंद्रगुप्त द्वितीय ने छोटे छोटे गणों को, छोटे छोटे राज्यों को, प्रांतों को जीतकर इकट्ठा किया, इस कारण इसने कौन सी उपाधि ली? गनारी की उपाधि ली। अब हमने अभी तक पढ़ा कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने भाई की पत्नी, जिसका नाम था ध्रुव देवी या ध्रुव स्वामिनी, से शादी की थी। ध्रुव देवी या ध्रुव स्वामिनी से शादी की। पर इस चंद्रगुप्त द्वितीय की एक अन्य पत्नी भी होगी, जिसका नाम हमें मिलता है कुबेर नाग। कुबेर नाग, जो कि किस वंश की थी? नागवंश की थी। कि जो अगर इसके वंश की बात आ जाए तो नागवंश की लड़की थी, जिसका नाम था कुबेर नाग। इससे इसने शादी की। और इसी कुबेर नाग से चंद्रगुप्त को एक पुत्री प्राप्त हुई, जिसका नाम हमें मिलता है प्रभावती। प्रभावती पुत्री का जन्म हुआ। अब हम बात करें कि इस चंद्रगुप्त द्वितीय ने, कि अगर इसकी बात, इसके सर्वाधिक उल्लेख की बात आ जाए कि चंद्रगुप्त द्वितीय का सर्वाधिक उल्लेख, सर्वाधिक उसकी जानकारी कहाँ से मिलती है, तो सर्वाधिक जानकारी का स्रोत की बात आ जाए, जानकारी स्रोत, तो यह कर्नाटक में एक गुहा लेख है, जिसका नाम मिलता है हमें उदयगिरी गुहा लेख। उदयगिरी गुहा लेख, यह है कर्नाटक में। कि अगर अपने इसे चंद्रगुप्त द्वितीय के बात आ जाए कि इसकी सर्वाधिक हमें जानकारी कहाँ से मिलती है, तो उदयगिरी गुहा लेख से मिलती है, जो कि कर्नाटक में है। और अगर इस गुहा लेख के रचनाकार की बात आ जाए, रचनाकार की बात आ जाए, इसका रचनाकार कौन था? तो रचनाकार था वीरसेन शाल। यह बंदा, इस गुहा लेख था जो उदयगिरी, इसका क्या था? रचनाकार था। अब यही चंद्रगुप्त द्वितीय की बात करें, इसने दिल्ली में एक लोह स्तंभ का निर्माण करवाया था। एक लोह स्तंभ का निर्माण करवाया, और जो ये स्तंभ है उसको मेहरौली के नाम से जाना जाता है। मेहरौली लोह स्तंभ के नाम से जाना जाता है। इस लोह स्तंभ की जो सबसे बड़ी खासियत है, विशेषता है, इस पर आज तक जंग नहीं लगा। कि इस पर, इसलिए इस प्रकार की धातु से बना हुआ है कि इस पर किसी भी प्रकार का, इतने साल गुजर जाने के बाद भी इस पर किसी भी प्रकार का जंग नहीं लगा। अब हम बात करें इस चंद्रगुप्त द्वितीय के अन्य नाम की, कि इसके अन्य नाम क्या क्या मिलते हैं हमें। तो पहले नाम की बात करें तो नाम है देवराज। दूसरे की बात करें हम देवगुप्त।
तीसरे की बात करें हम इसके चंद्रगुप्त द्वितीय की, तो देव श्री, यह नाम हमें चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम मिलते हैं। फिर हमने अभी इसकी उपाधियों के बारे में पढ़ा था कि इसकी जो उपाधि थी विक्रमांक, परम भागवत वगैरह की इनकी, और गनारी, शकारी की उपाधियां इसने दी थी। अब इस चंद्रगुप्त द्वितीय ने जैसे ही गद्दी पर बैठा, गद्दी पर बैठने के बाद इसने सबसे पहली जो राजधानी बनाई थी, तो हम लिख सकते हैं इसकी प्रारंभिक राजधानी तो थी पाटलिपुत्र। जैसे ये गद्दी पर बैठा था उस समय गुप्त वंश की जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्र थी, लेकिन इसके बैठने के बाद दूसरी राजधानी बनी जिसका नाम मिलता है उज्जैनी, या उज्जैन भी मिलता है। और यह पहली बार, यह प्रथम बार राजधानी बनी थी। इससे पहले उज्जैनी को किसी भी शासक ने अपनी राजधानी नहीं बनाया था। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में एक चीनी यात्री भारत की यात्रा पर आता है जिसका नाम हमें मिलता है फाहियान। चीनी यात्री फाहियान, यह भारत की यात्रा पर आता है। अगर इसके कालक्रम की बात अपने से पूछा जाए तो कालक्रम 399 से लेके 414 ईस्वी तक यह भारत में रहा, और यही फाहियान यहाँ रहकर अपनी एक पुस्तक लिखेगा। पुस्तक में लिखेगा तो अपने यात्रा के बारे में लिखेगा, यात्रा वृतांत किया। उस पुस्तक का नाम मिलता है फो क्यो की, जो कि चीनी भाषा में लिखी गई पुस्तक है, चीनी भाषा की पुस्तक है। इसमें इस फाहियान ने अपनी पूरी की पूरी यात्रा के बारे में बताया है। अब हम बात करें कि जो चंद्रगुप्त द्वितीय था, इसके दरबार में नवरत्न रहते थे, 9 नवरत्न थे, तो लिख सकते हैं दरबारी नवरत्न। अगर दरबारी नवरत्नों की हम बात करें तो पहला दरबारी नवरत्न था जिसका नाम मिलता है कालिदास। दूसरे की हम बात करें तो ब्राह्य मिहिर। हम तीसरे की अगर बात करें तो तीसरे का नाम मिलता है शपनक। चौथे की बात करें हम तो उसका नाम मिलता है घटकपर। फिर हम बात करें घटकपर, फिर हम बात करें पांचवें की बात करें तो बररुचि, बररुचि नाम मिलता है। छठे की बात करें तो शंकु। फिर सातवां बेताल। आठवें की हम अगर बात करें तो जो आठवां था उनका नाम मिलता है अमर सिंह। और 9वें की बात करें जो लास्ट होगा वो नाम मिला है हमें धन्वंतरी। तो ये 9 इनके दरबार में नवरत्न रहते थे, जिनमें सबसे प्रमुख कालिदास, ब्राह्मणहिर, शपनक, घटकपर, बररुचि, शंकु, बेताल, अमर सिंह और धन्वंतरी। तो ये इस चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार की शोभा बढ़ाते थे। हमारा जो चंद्रगुप्त द्वितीय के पॉइंट की बात थी वो आज की वीडियो में इतना ही। आज का जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन ये है, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि समुद्रगुप्त के 2 पुत्र थे। जो आज का जो क्वेश्चन है वो मैं लिख देता हूं, थोड़ा सा देख लेना कि हमने बात की थी समुद्रगुप्त की। इसके 2 पुत्र थे, एक का नाम था रामगुप्त, दूसरे का नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इस जो क्वेश्चन है वो ये क्वेश्चन है कि समुद्रगुप्त के 2 पुत्र रामगुप्त और चंद्रगुप्त का किस साहित्यिक स्रोत से पता चलता है।
कि ऐसा कौन सा साहित्यिक स्रोत है जिससे हमें पता चलता है कि रामगुप्त और चंद्रगुप्त किसके पुत्र थे? समुद्रगुप्त के। एक बार दोबारा से रिपीट क्वेश्चन कि ऐसा कौन सा साहित्यिक स्रोत है जिससे हमें पता चलता है कि रामगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय समुद्रगुप्त के पुत्र थे?